किसान भाइयों, ब्रज क्षेत्र में बल्कि हम कहें कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास का इलाका है, इसमें धान एक प्रमुख फसल है और ये फसल जिस विधि से बोई जाती है, उसमें बार-बार अब एक चीज समझ में ये आ रही है कि पानी की मात्रा हो, चाहे लागत हो, चाहे समय पर बुवाई हो और आगे समय पर खेत खाली करने हो, तो उसमें तकनीकी परिवर्तन के तौर पर अगर हम सीधी बिजाई करें, तो वो किस रूप में हमारे लिए मददगार हो सकती है। इस पर पूरे अनुभव और शोध के माध्यम से जिनका लंबा अनुभव है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर साहब, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा से सेवानिवृत्त हैं और प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो सीधी बिजाई का जो संकल्पना है, एक सोच है, अब इसको किसान अपना रहे हैं, तो इसके लाभ के संदर्भ में पहले चर्चा करना चाहेंगे हम आपसे कि क्या इसका प्रमुख लाभ क्या रहेगा। साहब, दो तीन चीजें हैं जी सबसे पहले तो सीधी बिजाई धान कोई नई तकनीक नहीं है जी आदिकाल से हमारे पूर्वज उत्तर पश्चिम भारत में जी सीधी बिजाई धान से खेती करते आ रहे थे। उस वक्त पे क्योंकि सिंचाई के साधन बहुत कम थे, ट्यूबवेल, नहरें वगैरह बहुत ही सीमित क्षेत्रों में थी जी उसके बावजूद भी करनाल में, सियालकोट में, देहरादून वैली में बासमती धान सीधी बिजाई तकनीक से ही होती थी। जी उस वक्त पे मोटे धान की ज्यादा खेती नहीं करते थे लोग। जी किसान लोग उस टाइम पे बासमती धान की खेती करते थे और वो आमतौर पे सीधी बिजाई से ही करते थे। जी लेकिन देश में भुखमरी की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, सरकार के प्रोत्साहन से हरित क्रांति का उगास हुआ जी और उसमें सरकार ने धान के लिए जी एक ऐसी तकनीक को प्रोत्साहन दिया जो उत्तर पश्चिम भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी। जी जिस धान तकनीक को आज किसान आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको रोपाई धान बोलते हैं, जी जिसमें खेत में पानी खड़ा करके हम पौधों की रोपाई करते हैं और उसके बाद अगले 110-15 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखते हैं। जी उससे भूजल का बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह से आज उत्तर पश्चिम भारत के लगभग 80% इलाके में जी भूजल एक ऐसे नीचे लेवल तक चला गया है कि उसके बारे में जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सभी एक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2030 तक, यानी अगले 10 साल में जी पीने के पानी के लिए भी शायद लाले पड़ जाएंगे। उसी के लिए देश के और प्रदेशों के जो नीति निर्धारक थे, उन सभी को चिंता है कि अगर यही धान हम बोते रहे तो पीने का पानी भी नहीं होगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा ये। जी उसी को लेके सभी चिंतित हैं। उस चिंता को ठीक करने के लिए पिछले 15 साल से, मैं कहूँगा 20 साल से, पंजाब में, हरियाणा में सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसान दोबारा से सीधी बिजाई धान को अपनाएं, जिसमें 40% सिंचाई पानी की बचत होती है, जी लगभग 1/3 लागत की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, और साथ में धान एक बीमारी होती है, बकाने बोलते हैं, झंडा रोग, जी उससे पूर्णतः मुक्त हो जाती है। तो किसान के लिए फायदेमंद है क्योंकि उसकी लागत घटती है, झंडा रोग मुक्त धान मिलती है, और पर्यावरण के लिए तो बहुत ही जरूरी है, जिसमें 40% सिंचाई पानी बचता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है पानी की, जो इस पूरे इलाके में अगर इस तकनीक को दोबारा से अपनाएं तो बचेगा पानी बहुत ज्यादा। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए जो सीधी बिजाई का सर्वाधिक उपयुक्त समय, अगर मैं अपने आगरा, मेरठ और इस क्षेत्र की बात करूं, तो आप कौन सा समय सुझाएंगे कि कितने तारीख तक बिजाई हो जानी चाहिए? बिल्कुल, आपने से सही सवाल पूछा है। मैं
आपके आगरा जो मंडल है इसके किसानों को एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जितनी भी हमारे समर क्रॉप हैं, जी ग्रीष्मकालीन क्रॉप हैं, चाहे वो सीधी बिजाई धान हो, अरहर हो, मूंग हो, जी उड़द हो, इन सभी की बिजाई उनको मॉनसून आने से 1 महीना पहले करनी है। जी फिर दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, हाँ जितनी भी हमारे गर्मी की फसलें हैं, हाँ उनकी बिजाई हमें मॉनसून आने से 1 महीना पहले करनी है। तो हमारे क्षेत्र में जो मॉनसून आता है वो आता है लगभग 27 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में। जी तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हमें बिजाई 5 जून से पहले पूरी कर लेनी है। जी अगर हम देर से बिजाई करेंगे, अरहर में भी ध्यान रखना इस बात का, अगर हम अरहर की बिजाई भी 5 जून के बाद करेंगे तो फसल में खरपतवार बहुत आते हैं और फसल को दबा देते हैं बुरी तरह। जी तो खरपतवार के पूर्ण नियंत्रण के लिए हमें सीधी बिजाई धान और अरहर दोनों को 20 मई से लेके 5 जून तक बिजाई पूरी कर लेनी है। ये काम समय का रहेगा, 20 मई से 5 जून तक का समय है सीधी बिजाई धान का। तो इसमें डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो वैरायटी का चयन है, इसके लिए वो सब वैरायटियां जो रोपाई धान के लिए उपयुक्त हैं वो सब चलेंगी, या इसके लिए बीज वैरायटी चयन में कुछ बदलाव करना होगा? ऐसा है सर कि इस विधि में सारी वैरायटी जो भी आपके क्षेत्र में अनुमोदित किस्में हैं, बासमती धान की या मोटे धान की, जी, वो सभी की सभी उपयुक्त है इसमें। अच्छा। अक्सर वैज्ञानिकों को भी और किसानों को भी, खास तौर से कृषि विभाग के अधिकारियों को बड़ा गलतफहमी रहती है कि नहीं ये नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है जी। मैंने पिछले 10 साल में जम्मू से लेके पलवल तक, जो आपके बिल्कुल पास ही आ जाता है जी, और आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली और मुरादाबाद में भी मैंने काफी ट्रायल लगवाए हैं इसके जी, सभी किस्में धान की जो आपके क्षेत्र में अनुमोदित है वो इसके लिए कामयाब है। अब बात आती है जी सर, कुछ अब अन्य बात कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं साथ में ये बताना चाह रहा हूँ कि सीधी बिजाई धान के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, अक्सर किसान गलती करते हैं सूखी में बिजाई करके सिंचाई करने की जी, और ये शायद ये गलतियां, तकनीकी गलती कृषि विभाग से ज्यादा हुई है। उन्होंने पता नहीं कहाँ से इसको इस तरह की विधि को प्रचारित किया कि पहले गन्ने की तरह सूखे में बिजाई कर दीजिए और बाद में सिंचाई कर दीजिए। जी, उससे क्या होता है कि धान क्योंकि बहुत धीरे धीरे बाहर निकलती है, उससे पहले जो खरपतवार वो बहुत स्पीड से बाहर आ जाते हैं, तो खरपतवार धान को दबा लेते हैं और धान चल नहीं पाती है। जी। तो मेरा किसानों से अनुरोध यही है कि सीधी बिजाई धान की बिजाई भी आपको गेहूं की विधि की तरह करनी है। जी। खेत को पहले प्लेवा कीजिए, खेत को तैयार कीजिए, अच्छे बत्तर में, खेत के अच्छे बत्तर में जी, शाम के वक्त बिजाई कीजिए। ये ध्यान रखने की बात है सभी के, ग्रीष्मकालीन जितनी फसलें भी हम बिजाई करते हैं उन सब की बिजाई सुबह ना करके, दोपहर में ना करके, शाम को 4 बजे के बाद करनी है जी, जिससे खेत की नमी बरकरार रहे और रात को ठंड उसको बीज को जमने में सहायता करे। दूसरी जो सबसे अहम इश्यू है, बिजाई के तुरंत बाद खरपतवार रोकने के लिए 2 लीटर पेंडामेथलिन 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव जरूर करें। ये इसके साथ जुड़ी हुई बात है जो कि हमें भूलनी नहीं है। ये 2 चीज जरूरी हैं। बिजाई शाम को करनी है और बिजाई के तुरंत अगले दिन नहीं, तुरंत बाद जी। ये 2 लीटर पेंडामेथलिन 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव जरूर करना है। जी। तो ये जैसे आपने जो समय दिया कि 20 मई से 5 जून के बीच में ये काम करना है, पहले पलेवा करके ही बुआई करनी होगी, सूखे खेत में बीज को नहीं डालना है, और जैसे गेहूं का तरीका है वैसे वही अपनाना है, और बुआई के तुरंत बाद
शाम को बुवाई करेंगे और उसके तुरंत बाद पेंडामेथलिन का छिड़काव करेंगे। जी। उसके बाद जो सबसे अहम इश्यू बचता है, बुआई के बाद जी पहली सिंचाई 20 दिन के बाद करनी है। अक्सर किसान परेशान हो जाते, बहुत गर्मी है जी, खेत की ऊपर मिट्टी सूख गई। आप दिमाग में किसान भाइयों को ये रखना है कि धान एक अनाज परिवार का पौधा है जी। उसी अनाज परिवार का पौधा है जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्की आते हैं जी। और उतना ही मजबूत है जितना ज्वार, बाजरा, मक्की है। तो ये मरने वाला नहीं है जी। पहली मतलब बिजाई के तुरंत बाद आपने पेंडामेथलिन स्प्रे कर दिया, खेत को छोड़ दीजिए अगले 20 दिन के लिए। लगभग 8 से 10 दिन बाद धान का जमाव होता है। उसके 10 दिन के बाद पहली सिंचाई कीजिए आप जी। और बाद की सिंचाई भी आपको 10 दिन के अंतराल पे वर्षाधारित करनी है। मतलब आपके पास ट्यूबवेल है, नहर का पानी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंचाई कर दीजिए आप। जी जी। सिंचाई जब करनी है जब फसल मांगे। तो बुआई के पहले 20 दिन पर पहली सिंचाई करेंगे और उसके फिर 10 दिन के अंतराल पे करेंगे। अंतराल पे वर्षाधारित। वर्षा आधारित, अगर वर्षा हो गई तो जरूरत नहीं होगी। जरूरत नहीं है। तो यानी कि मतलब ये धारणा बिल्कुल गलत है कि धान के खेत में जी पानी भरा रहना चाहिए, जमीन बिल्कुल नम रहनी चाहिए। वो चीज धारणा मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा। जी जी। इसमें जो खेत की तैयारी के समय पे इसमें खाद बीज में खाद और उर्वरक में कुछ कम ज्यादा मात्रा? हाँ जी, खाद के लिए जो रोपाई धान में हम खाद की जो मात्रा है वही रखनी है हमें जी। तो इसमें बिजाई के समय हमें लगभग 50 किलो डीएपी, 10 किलो जिंक जी, 10 किलो फेरस सल्फेट जी जी, ये बिजाई खेत तैयार करते हुए डालना है हमें। उसके बाद पहली सिंचाई से पहले जी 10 किलो जिंक फिर डालना है। अच्छा। उसके बाद बिजाई के 30 दिन के बाद 40 किलो यूरिया, फिर 70 दिन के बाद 40 किलो यूरिया। बस इतना खाद इसमें टोटल डलता है। यानी कि शुरू में हमको जो खाद और उर्वरक देने हैं उसमें यूरिया की उपयोगिता नहीं है। आपने उस समय में डीएपी से काम चलेगा। जी जी जी। उस मतलब खेत तैयार करते वक्त 50 किलो डीएपी जी, 10 किलो जिंक और 10 किलो फेरस सल्फेट। उसके बाद पहली सिंचाई से पहले 10 किलो जिंक फिर डालना है और बुआई के लगभग 30 से 35 दिन पे 50 किलो यूरिया जी और 65 से 70 दिन पे 50 किलो यूरिया। ये कह लीजिए एक बैग यूरिया जो 45 किलो का आता है आजकल। जी जी। तो ये उर्वरकों की मात्रा रही। इसमें कुछ बायो उर्वरक और बायो एजेंट्स की भूमिका कुछ देखी गई है? ऐसा है सर कि इसमें बायो एजेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं। किसी भी, मैं कहूँगा किसी भी अनाज फसल में जी बायो एजेंट काम करते हैं दलहन फसलों में जी, तिलहन में और आपका अनाज की फसलों में बायो एजेंट का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, किसान अनजाने में नादानी में डालते रहते हैं सारा कुछ ये। जी जी। एक तो किसानों से मैं अनुरोध करूंगा कि डीलर के कहने पे कुछ न डालें आप। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि लागत को बढ़ाने में ये और गलत टेक्नोलॉजी किसान तक जो है ना समझ पाने में ये बड़ा तथ्य सामने आता है कि डीलर के कहने पे बहुत सारा सामान डालते हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा समस्या है, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले शामली में ये भैंसवाल गांव में ट्रायल करवा रहा था जी, तो मैंने उस किसान जो जवान किसान है, बहुत यंग है, उससे एक ही बात कही थी। मैंने कहा भैया एक काम करना, डीलर के कहने पे कोई सामान नहीं लाना है और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। जी, तो उसके बाद वो हर 10 दिन मुझे फोन करता कि जो डॉक्टर साहब डीलर का फोन आए, ये डाल दूं, ये डाल। मैंने भैया कुछ नहीं डालना है इसमें। जो डीलर के कहने पे आप सामान डालें उससे आधे में ही आपकी पूरी पैदावार मिल जाती है जी। तो वो जो आप डाल रहे हो उससे नुकसान हो जाएगा। जैसे अब ये बताएं बड़ा सिंपल सा, पंजाब में और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में डीलर
धोखे से एक ऐसे केमिकल वो बेच रहे हैं जिसको बोलते हैं फुटाव की दवाई, कि इससे फुटाव ज्यादा होगा जी। तो मैंने जब किसानों से बात की कि कहाँ से लाते हो, कहते डीलर भी देता है ये। जी। मैंने कहा किसी वैज्ञानिक ने आज तक फुटाव की दवाई बनाई नहीं कभी। पूरी दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने आज तक फुटाव की दवाई नहीं बनाई किसी फसल के लिए भी। जी। उसके बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में डीलर थोक के भाव फुटाव की दवाई बेच रहे हैं। जी। तो किसान भाई ध्यान रखें कि फुटाव की दवाई नाम की कोई चीज वैज्ञानिक तौर पे ना तो अनुमोदित है, ना ही दवाई को बनाई है। फुटाव हर फसल की अलग अलग किस्मों में अलग अलग होता है। जी। आप ये ना देखें मेरे पड़ोस के खेत में तो बहुत अच्छा फुटाव, मेरे यहाँ कम है। जी। हो सकता है उसकी किस्म अलग हो। जैसे हम बताएं आपको कि बासमती में PR 1121 जी। PB सॉरी पूसा बासमती 1121 उसका फुटाव बहुत ज्यादा है जी। उसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। उसी के मुकाबले उसी संस्थान पूसा संस्थान की दूसरी वैरायटी 1509 जी। उसका फुटाव 1121 के मुकाबले आधा है और उसकी ऊंचाई भी आधी है जी। लेकिन पैदावार 1509 की ज्यादा आती है 1121 के मुकाबले। तो इसलिए किसान भाई नादानी में ऐसी गलती ना करें कि फुटाव की दवाई डालें। पहली बात तो दवाई है ही नहीं है, दूसरी फुटाव किसी भी फसल की किस्म पे आधारित है। जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि क्योंकि हमारे यहाँ के किसान सालों से रोपाई विधि के अभ्यस्त हुए हैं, तो इसमें शुरुआत में जब तक फसल उनके मन को शांत और अच्छी दिखने लायक नहीं होती है तो उनको बेचैनी रहती है। तो क्या क्या इसमें प्रमुख परेशानियां आती हैं और कैसे उनका समाधान हमको करते रहना है? आपने बिल्कुल उचित सवाल पूछा साहब कि पहली बात तो ये है कि रुपाई धान में पहले दिन से जब से हम पौध को खेत में लगाते हैं जी। पौध बोने के लिए, तब से लेके फसल कटने तक धान का खेत बहुत ही सुंदर लगता है। जी। कहते ना कि उसको क्या बोलते हैं आपको, हरियाली पूरी तरीके से जो है उसके जहन में समा जाती है। नहीं बीच में वो मैं भूल रहा हूँ उस बात को जी। तो बारिश का मौसम क्या बोलते हैं? हाँ अभी याद नहीं आया। चलो तो आगे बताऊंगा, चलो छोड़ो उसको। तो सबसे पहली बात तो किसान अपने मानसिक स्थिति को संभाल के रखे जी कि सीधी बिजाई धान में पहले 1.5 महीना 45 दिन तक खेत खाली खाली नजर आएगा जी। तो उससे क्या होता है, किसान का मन टूटता है जी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है उससे। और साथ में उसके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, गांव के साथी लोग हैं, वो भी उसको चिढ़ाते हैं जी कि ये क्या खेती कर रहे हो भाई। तो किसान को ये मानसिक स्थिति ठीक रखनी पड़ेगी कि सीधी बिजाई धान में 45 दिन तक खेत खाली ही नजर आएगा जी। उसके बाद इसमें बढ़वार शुरू होती है। इसका कारण क्या है कि सीधी बिजाई धान में पौधा पहले जड़ों को मजबूत करता है जी, ऊपर तने को, पत्तियों को मजबूत नहीं करता। तो उसी वजह से उसकी सारी ऊर्जा पौधे की वो जड़ों को मजबूत करने लगी होती है। और एक बार जड़ मजबूत होने के बाद फिर पौधा स्पीड पकड़ता है जी। अगर आप जड़ों को देखेंगे तो सीधी बिजाई धान के फसल की जो जड़ें हैं वो रुपाई धान के मुकाबले लगभग दुगनी गहरी होती हैं और उनका फैलाव 3 गुना ज्यादा होता है जी। इसीलिए सीधी बिजाई धान की फसल कभी भी सोके को, किसी भी स्ट्रेस को नहीं मानते क्योंकि वहां जड़ें बहुत मजबूत है जी। और इसी वजह से पहले 45 दिन तक पौधा मरा मरा नजर आता है। तो मैं जो बता रहा था आपको, वो सावन के आंधे को हरा हरा नजर आता है। धान की फसल की, उस रुपाई धान की फसल उस तरह की है कि पहले दिन से आपको खेत हरा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब वो सावन के आंधे को हरा नजर तो आ रहा है, पर हरे हरे से फायदा नहीं हो रहा है जी। उसमें हम पानी 3000 लीटर 1 किलो धान पैदा करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं
जी। साथ में लागत बढ़ा रहे हैं हम, और साथ में जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में रोपाई लगाने के लिए मजदूर भी नहीं मिल पाएंगे इस बार। जी। तो उसमें सबसे आसान यही है, जिसे किसान गेहूं बोते हैं, सीड ड्रिल से गेहूं बोते हैं, उसी सीड ड्रिल से ये बोई जाएगी। जी। कोई खास बात नहीं है इसमें। ओके। तो ये सर, डॉक्टर साहब, जो अनुसंधान हुए होंगे उसमें जो पैदावार लगभग बराबर आएगी या थोड़ा कम ज्यादा भी रहती है इसमें? ऐसा है कि पिछले साल पंजाब में 16 लाख एकड़, हरियाणा में 6 लाख एकड़, जी। जो कि पंजाब हरियाणा की धान के क्षेत्रफल का लगभग 20% बनता है। ये धान विधि अपनाई गई थी, और किसानों की आम तौर पर 90% किसानों की ये कामयाब रही है जी। और पैदावार कुछ में ज्यादा आई है, कुछ में बराबर आई है, कुछ में कम भी आई है। कम 5 से 7% कम हो जाते हैं। जी। तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट किसान को खुद करनी है, क्योंकि हर एक क्षेत्र का भूमि की संरचना अलग है, उसके किसान की मेहनत अलग है, किसान की समझ अलग है। लेकिन जहां तक तकनीक का सवाल है, और उसी से उत्साहित होकर जी। इस बार पंजाब ने 20 लाख एकड़ का और टारगेट रखा है अपना, जी। और हरियाणा ने 8 लाख एकड़ का टारगेट रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसे धान की फसल में सबसे प्रमुख परेशानी कीटों की आती है और रोगों की आती है, तो इसमें जो पौधे आप कह रहे हैं कि जड़ मजबूत हो जाती हैं, तो इनको सहन करने की या इनसे लड़ने की शक्ति रोपाई विधि के मुकाबले में क्या की गई है? आम तौर पे रोपाई धान के मुकाबले सीधी बिजाई धान में बीमारी भी और कीट कम आते हैं। जी। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कीट आता है वो आता है गोब का कीड़ा, स्टेम बोरर। तो स्टेम बोरर तो इसमें भी आएगा जी। उसके लिए बड़ा सिंपल सा यही होता है कि 7 किलो कार्टेप जी प्रति एकड़ रेत में मिलाकर 35 दिन की फसल में डाल दीजिए। अच्छा, इसमें भी डाल? हाँ, दूसरी सिंचाई से पहले जी। मतलब खेत गिला होना चाहिए उस टाइम पे। तो उस टाइम आप डाल दीजिए। ये कार्टेप सभी किसानों को, जी, ये ना माने आपके खेत में नहीं आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि जब आएगा जब आपको बहुत नुकसान कर जाएगा जी। तो 7 किलो कार्डेप प्रति एकड़ रेत में मिलाकर गिल्ले खेत में डाल दीजिए। उससे लगभग आपका 100% कीट से बचाव हो जाता है। ये एक प्रमुख बात है जो कि दोनों ही विधियों में है, लेकिन इस पे सावधानी बतौर और उपचारात्मक न करके बचाव का उपाय जो है आपने जो बताया है, 7 किलो कार्डेप 35 दिन की जब फसल हो जाए सीधी बिजाई में दूसरी सिंचाई से पहले, तो उसको 7 किलो एकड़ रेत में मिला करके डालना है। खेत नमी, मतलब नमी होनी चाहिए खेत के अंदर। जी जी। तो डॉक्टर साहब, हमारी आपकी जो बातचीत हुई उसमें सारी बातें तो आपने बताई, लेकिन कोई और प्रमुख बात जो किसानों को ध्यान में रखनी है उसको और आप बता दीजिए। सबसे बड़ी बात यही है कि किसान पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कीजिए कि रोपाई धान से हमें सीधी बिजाई धान पे आना है। जी। क्यों आना है? क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल की संरक्षण करनी है, अपनी लागत कम करनी है, और उससे भी बड़ी बात हमें श्रम की लागत बचानी है। जी। क्योंकि अब जो समय है वो है टिकाऊ खेती का। रोपाई धान बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करती है, लागत बहुत ज्यादा लगती है, और किसान बोने से लेके कटने तक खेतों में भागम भाग रहता है। कभी उसका ट्यूबवेल खराब हो गया, कभी नहर नहीं आई, कभी पानी टूट गया उसका, कभी बारिश नहीं आई। रोपाई धान के मुकाबले सीधी बिजाई धान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी। आप ये मान के चलिए कि जैसे आप मक्की की, बाजरे की, ज्वार की खेती करते हैं, उसी तरह से आप रोपाई धान की खेती कीजिए। मात्र करना ये है कि रोपाई इसमें सीधी बिजाई धान में खेत में हल्की से नमी हमेशा बनाए रखनी है आपको। जी। चाहे बारिश से बने या आप 10 से 15 दिन में एक बार सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई कर। देखने में यह आया है, हमारे हरियाणा में रेवाड़ी ब्लॉक है, साउथ हरियाणा में, जहाँ पे मिट्टी रेतीली है।
जी। वहाँ के किसान रुपाई धान, सीधी बिजाई धान से पिछले 5 साल से खेती कर रहे हैं और वो वर्षाधारित खेती कर रहे हैं जी। और उसके बावजूद उनकी 1121 पूसा 1121 की पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ निकल रही है। तो डॉक्टर साहब, जो बातें आपने बताई, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम को सुन करके हमारे जो किसान भाई हैं वो ब्रज क्षेत्र के किसान भाई इसका जरूर फायदा उठाएंगे और इसकी आज आवश्यकता भी है। और पानी बचाना हो या श्रम की बचत करनी हो, खेती में अपनी लागत कम करनी हो, तो ये तकनीकी धान की खेती के लिए आज अपर्याप्त है और हमको इसको अपनाना चाहिए। आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।